नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ और एमका प्रोग्राम की तरफ से है। भारत की इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका को लेकर अभी एक नई डिजाइन अपडेट सामने आया था। इंडिया टीवी में शोकेस किए गए ग्राफिक्स में एमका की नोज सेक्शन के नीचे एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को शोकेस किया गया था, जो एमका की पहले के मॉडल में देखा नहीं जा रहा था। और ये सिस्टम एयरक्राफ्ट को एडवांस एयर टू ग्राउंड आइसर ऑपरेशन और प्रिसिशन ट्रैक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है। पहले एमका की मॉडल में इनफिल्ड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी कि आरएसटी सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात कंफर्म किया गया था, जो मेनली एयर टू एयर एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम एक डेडिकेटेड पैसिव सेंसर होने वाला है, जो कि ग्राउंड टारगेट का हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है। और ये सिस्टम नेविगेशन, टारगेट डिजिग्नेशन और स्टैंड अप मुनिशन जैसे कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को भी डिलीवर करने के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। इसके साथ ही नई डिजाइन में एक और चीज भी देखने को मिला है, जो कि एमका के लिए और भी मेजर अपग्रेड होने की उम्मीद किया जा रहा है। और ये सिस्टम एमका में इस्तेमाल होने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम होने वाला है, जो कि एक 360 डिग्री का इनफ्रारेड सेंसर नेटवर्क होने वाला है, जो कि एमका को कंप्लीट बैटलफील्ड अवेयरनेस को प्रोवाइड करने में मदद कर सकता है। और इसके लिए रडार को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट अपनी स्टेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए दुश्मन की फाइटर जेट, ड्रोन्स और इवन हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम हो सकता है। कुल मिलाकर आईआरएसटी, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम का कॉम्बिनेशन एमका को एक ट्रू 5.5 जनरेशन स्टैंडर्ड की मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाने की उम्मीद किया जा रहा है, जो एयर सिक्योरिटी के अलावा डीप स्ट्राइक मिशन दोनों में इफेक्टिव साबित होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपग्रेड एमका को चाइना के J-20 और इवन F-35 के साथ नेक टू नेक कम्पीट करने लायक बनाने वाला, जो कि आगे चल के इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन बन सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर फ्रांस से 90 रफाल F4 वेरिएंट को खरीदने का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। ये प्रपोजल डायरेक्टली मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टेंडर प्रोग्राम के डिले को बाईपास करने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें फास्ट ट्रैक मोड में नए फाइटर जेट को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर ये डील हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर 126 रफाल जेट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल वही नंबर होने वाला है जो इनिशियली 2007 में मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में फाइनल किया गया था। लेकिन सवाल वही है कि अगर आपको रफाल ही खरीदना था तो इनिशियल रफाल डील के बाद 10 बार मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फ्लोट करना और रिफ्लोट करने का क्या मतलब था। फिलहाल अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डायरेक्टली रफाल की F4 वेरिएंट को एक्वायर करने के लिए पुश किया जा रहा है, जो कि रफाल का सबसे एडवांस वेरिएंट होने वाला है। और इसके अलावा इन जेट में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अस्त्र सीरीज की मिसाइल को और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी मात्रा में रफाल को ऑर्डर करते हैं तो हम कंप्लीटली इंपोर्टेड वेपन सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को आगे बढ़ाने के बदले जल्दी 90 रफाल को डायरेक्टली एक्वायर करने के पीछे एक मेजर कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही टेंशन होने वाला है। और अगर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फॉलो किया जाता है तो ये टेंडर अभी के हालात में 2030 के पहले फाइनल नहीं होने वाला है। और अगर 2030 में इसको फाइनल किया जाता है तो अगले 5 साल के बाद हमें एयरक्राफ्ट डिलीवर हो पाएंगे। और इस चक्कर में इस टेंडर में जो एयरक्राफ्ट अभी खरीदे जाएंगे तो ये हमें 2035 के आसपास ही डिलीवर होने वाले हैं, जिस वजह से अभी तुरंत ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर रफाल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से डील साइन होने के 3 साल के बाद ही ये जेट भारत को डिलीवर करना स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इस डील में काफी सारे चैलेंजेस भी होने वाले हैं, जैसे कि रफाल काफी महंगा एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से प्राइस को लेकर हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर इस मुश्किल को क्रॉस कर लिया जाता है तो भारत को रफाल की 7 स्क्वाड्रन मिलने वाले, जो कि बोथ फ्रंट में अटैक और डिफेंड दोनों करने के लिए सफिशिएंट होने वाले हैं। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और भारत की डिफेंस रिलेशन की तरफ से, जो कि अभी धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज एड और काउंसिल पीटर नवारो की तरफ से भारत के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिमांड पर काफी सारे कंसर्न रेज किए जा रहे हैं।
उनका कहना कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स से सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी का डिमांड कर रहा है और सेम टाइम पर चाइना और रशिया के साथ अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से भारत को कोई भी यूनाइटेड स्टेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को लेकर अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हेजिटेशन दिखाना शुरू किया जा रहा है, जिससे साफ है कि फ्यूचर में भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच होने वाले डिफेंस डील में यूनाइटेड स्टेट भारत को अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करने वाला है। सबसे बड़ा इशू यहाँ पर हमारे लिए F414 सीरीज के इंजन को लेकर होने वाले, जो कि हमारी फ्यूचर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 वेरिएंट का मेन पावर प्लांट होने वाला है और एक तरीके से भारत की कंप्लीट फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट की जेन इलेक्ट्रिक 404 और जेन इलेक्ट्रिक 414 सीरीज के इंजन के ऊपर डिपेंड करने वाला है। और इसी वजह से अभी रिसेंटली ऑर्डर किए गए F414 सीरीज की इंजन की डील में भारत की तरफ से लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंजन की टेक्नोलॉजी का भी डिमांड किया गया था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इनिशियली इस इंजन की 80% टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने का वादा किया गया था। लेकिन नवारो की तरफ से अब इस बात को लेकर स्पेसिफिकली कंसर्न दिखाया जा रहा है कि अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाता है तो ये इनडायरेक्टली रशिया और चाइना के पास भी लीक हो सकता है। तो अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी टेक्नोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंटल टाइमलाइन के ऊपर या एमका की डेवलपमेंटल टाइमलाइन के ऊपर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। दूसरा मेजर प्रोग्राम यहाँ पे जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी होने वाला है, जिसको रिसेंटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में बनाने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी सवाल खड़े हो गए कि क्या यूनाइटेड स्टेट इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो यूनाइटेड स्टेट के भरोसे रहना भारत को काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आज वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए इनकार कर रहे हैं और अगर कल को वो इंजन की स्पेयर पार्ट को सप्लाई करना है या फिर इंजन को ही सप्लाई करने से मना कर देते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट पूरी एयरफोर्स ग्राउंडेड कंडीशन में रहने वाला है, क्योंकि आगे चल के तेजस से लेके हमारी पूरी एयरफोर्स जेन इलेक्ट्रिक के इंजन के ऊपर डिपेंड करने वाली है, जिस वजह से अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट का काफ़ी डीप इम्पैक्ट अभी भारत के ऊपर पड़ने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी एरोस्पेस सेक्टर को होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लान की तरफ से है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेन किए गए एक्सपीरियंस के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो एक एडवांस एक्सपेंडेबल एक्टिव डिकॉय सिस्टम को या स्वाम सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। ये बेसिकली एक हाई स्पीड ड्रोन स्वाम होने वाला है जो दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज और बाईपास करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये डिकॉय एक्चुअल एयरक्राफ्ट की RCS को मिमिक करने वाले हैं और साथ ही इसमें इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और चैप डिस्पेंसर जैसे सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि क्लियरली दुश्मन के रडार को और एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। ये सिस्टम को अभी इंडियन एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया। इसका मतलब है कि ये स्वाम सिस्टम मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है, जो इंडियन एयरफोर्स को फुल फ्लेज नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। इन डिकॉय ड्रोन का रेंज मिनिमम 500 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ये अप्रॉक्सीमेटली मार्क 0.9 की स्पीड में ट्रैवल करने वाले, जो कि किसी भी रडार को एक्चुअल एयरक्राफ्ट की तरह दिखने वाले। और इसके अलावा रडार्स को कंफ्यूज करने के लिए इसमें DRFM बेस्ड जैमर भी मौजूद होने वाला, जो कि रडार्स को और भी रियलिस्टिक वे में कन्विंस करने वाले कि ये कोई ड्रोन नहीं बल्कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट है। इन ड्रोन्स में GPS इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जिस वजह से ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर भी आसानी से ऑपरेट करने वाले हैं। और ये ड्रोन मॉड्यूलर डिजाइन के होने वाले हैं, साथ ही नेचर में कैमेकाजी ड्रोन होने वाले हैं जिनको जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ऊपर डायरेक्टली क्रैश करके स्ट्राइक किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का सिलेक्शन डिसीजन जो वो लेट 2025 में होने की उम्मीद किया जा रहा है और उसके बाद 60 महीने के अंदर डिलीवरी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब अभी अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो 2030 के आसपास ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स में फुली ऑपरेशन होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के कॉम्बैट इंजीनियरिंग मॉडर्नाइजेशन प्लान की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपने आर्मर्ड इंजीनियरिंग रिकॉनेंस व्हीकल यानी कि AERV को एक नए चेसिस के ऊपर फिट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी तक ये सिस्टम हमारी VMP-2 व्हीकल के चेसिस पर बेस्ड था, लेकिन अभी आर्मी की तरफ से इसके लिए जोरावर लाइट टैंक के चेसिस को इवेल्युएट किया जा रहा है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन सोल्यूशन को प्रोवाइड कर सकता है। अब थोड़ा AERV के बारे में बात करें तो ये एक एम्फीबियस व्हीकल होता है जिसका काम टेरिस्ट्रियल और अंडर वाटर सर्वे करना होता है, जिस वजह से कॉम्बैट इंजीनियर को ब्रिज बनाने में, रिवर क्रॉसिंग करने में और सेफ रूट्स को आइडेंटिफाई करने में सपोर्ट मिल जाता है। ये प्लेन, डेजर्ट और रिवरेन टेरेन के अलावा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हमारी जो AERVs हैं इनका चेसिस जो है वो BMP-2 के ऊपर बेस्ड है
और इसके ऊपर बेस्ड होने की वजह से ये मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं। ये डिज़ाइन 1980s का है, जिसमें लिमिटेड पावर टू वेट रेशियो और आउटडेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया और अभी खास करके हाई अल्टीट्यूड एरिया में इनको ऑपरेट करने में दिक्कत हो रहा है। साथ ही ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन के खिलाफ ये इतने इफेक्टिव नहीं होने वाले। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से एक अजाइल और मॉडर्न चेसिस की तलाश किया जा रहा है। अब जोरावर टैंक का जो चेसिस है ये काफ़ी मॉडर्न चेसिस है, जिसे रिसेंटली DRDO और LND की तरफ से डेवलप किया गया, जिसे स्पेशली हाई एल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया, जिस वजह से इसे भारत के किसी भी तरह की कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है। और इसी वजह से अभी इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग कोर की तरफ से अपनी फ्यूचर AERV प्लेटफॉर्म के लिए इसको कंसिडर करना स्टार्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।